वाद माने विचारधारा, वाद माने विचार। जब राष्ट्र आपके विचारों में शामिल हो जाए तब वो राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति व विकास, क्योंकि यहां से अब देखो कुछ बातें अब पुरानी केवल रेफरेंस में लेंगे, यहां से फिर आपका मॉडर्न इंडिया नया हो गया। आपने पिछला पढ़ा नहीं पढ़ा केवल सेंस में काम आएगा, इंफॉर्मेशन के तौर पर आधार के रूप में केवल एक दो बार बोलेंगे। कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत अब राष्ट्रवाद में लिखित रूप में नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही एक बड़ा चैप्टर, और इस देश में आजकल तो राष्ट्रवाद को लेकर बहुत सारी बातें हैं। हम जैसे ही देखते हैं इंडिया दैट इज भारत, तो वहां पे लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, संवैधानिक रूप से। याद रखना बेटा, हम ना ब्रिटेन है, ना जर्मनी है, और ना ही हम इजराइल है, ना ऑस्ट्रेलिया है। हम भारत हैं। और जब हम भारत हैं तो ये गलती से मत बोलो राष्ट्र नहीं। राष्ट्र की परिभाषा जो वेस्टर्न यूरोप की है, अगर उस संदर्भ में जाओ तो नहीं है, लेकिन अपनी अस्मिता, अपनी पहचान है। ठीक है ना? अब उत्तरम यत् समुद्रस्य दक्षिणश्चैव हिमालय, शायद अगर विष्णु पुराण, बड़ी अच्छी व्याख्या दी है, विष्णु पुराण की है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। वर्षम तद भारतम नाम संतति। तो कहने का मतलब भारतीय तद संतति। इतनी बढ़िया व्याख्या एंशिएंट के समय दिया हुआ है। हु क्लेम कि भारत राष्ट्र नहीं था? हां, पॉलिटिकल साइंस, अब यहां पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी आएगी। सबसे पहले जब राष्ट्रवाद पढ़ते हैं, मैं आपको पहले पॉलिटी में ले जाता हूं। यहां पे दो एंटिटी होती है, एक है राज्य और एक है राष्ट्र। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आएगा राष्ट्रीय राज्यों का उदय। क्या आएगा? राइज ऑफ नेशन स्टेट। जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य सामान्यतः चार तत्व अगर हैं तो राज्य कहलाएगा। एक है निश्चित भूक्षेत्र, मतलब निश्चित टेरिटरी। एक है निश्चित जनसंख्या, और वहां होनी चाहिए एक सरकार। और अगर वो सरकार संप्रभु है, सॉवरिन है, सॉवरिन समझते हो सब? ये चार, मतलब मैथमेटिक्स की तरह यू कैन डिफाइन स्टेट इज नथिंग बट टेरिटरी प्लस पॉपुलेशन प्लस गवर्नमेंट प्लस सॉवरेनिटी इज कॉल्ड स्टेट। कहा जाता है ये इसका भौतिक पक्ष है, अगर फिलॉसफी से और अच्छे से देखो, और ये इसका दार्शनिक या राजनैतिक पक्ष है। ये दोनों। ये बताओ, जनसंख्या काउंट की जा सकती है? कर रहे हैं तभी तो हमें पता है 140 करोड़। आज बजट में पढ़ेंगे, एक बड़ी अच्छी एनालिसिस है कि 2050 के आसपास हम 160 करोड़ होंगे, और तब हमें 400 मिलियन टन खाद्यान्न की जरूरत होगी। आज खाद्यान्न 316 मिलियन टन है हमारे पास, 26% की ग्रोथ। ये सारे आंकड़े दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। कैसे आएगा यार? आप सब जानते हैं संसाधन एपी में बढ़ते हैं, जनसंख्या जीपी में बढ़ती है। माल्थास लॉ। पता चला आज हमारे बीच कंपटीशन क्यों, हमारी दुनिया क्यों, हम ऐसे हैं। एक जमाना था बाप दादाओं के समय कि इतना संसाधन है और इतनी ही जनसंख्या है। इवन आपके ग्रैंडफादर जब देश आजाद हुआ होगा, कई जगह तो संसाधन ज्यादा थे और लोग कम थे। ये रामराज था। लोग बुला बुला के आओ नौकरी करो, क्योंकि लोग नौकरी करने नहीं जाते थे। मूछ कहते थे अरे हम नौकरी करेंगे, हम किसी के नौकर हैं, ये 100 एकड़ की जमीन है, हम नौकरी करेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये होती है, संसाधन यहां है और पॉपुलेशन यहां है। अब बताओ इस गैप को क्या डार्विन जिंदा होगा या नहीं? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा। वही पाएगा जिसके बाजुओं में दम होगा, योग्यता होगी। यही लड़ाई झगड़े का कारण है। क्लियर ना? और जब इससे पढ़ोगे, एथिक्स पढ़ोगे, इसका भी बाप है हमारी इच्छाएं। वो इतनी ज्यादा हैं
और इसीलिए चाहे हिंदू धर्म हो, कोई धर्म हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, इस्लाम, सब में कहा गया इच्छाओं पर नियंत्रण करें। अगर सब कुछ चाहोगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा। यह पृथ्वी तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों ने विरासत में नहीं दी है, तुम्हें अपने बच्चों के कर्तव्य के रूप में दी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पर जब राष्ट्र राज्य की बात आती है तो राज्य एक पॉलिटिकल एंटिटी, या फिर हम सीधा कहें, अब ये बताओ ये काउंट हो सकता है? जैसा मैंने कहा, इसका मतलब कहा जाता है राज्य एक मूर्त इकाई है, दिखाई देती है। क्लियर है? जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि राष्ट्र एक अमूर्त, इंटेंजिबल इकाई है, दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि राष्ट्र इस तरह से तत्व नहीं, राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई है, भावना है, इमोशन है, सेंटिमेंट्स है। क्लियर है? और वो सेंटिमेंट क्या है? वननेस। द फीलिंग ऑफ वननेस इज कॉल्ड नेशन। एकत्व की भावना, एकता की भावना, हम सब एक हैं, आई नॉट वी की भावना। तो जैसे ही वी की भावना, अब बताओ भावनाओं को काउंट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है? नहीं। तो इसीलिए वो मूर्त है, ये क्या है? अमूर्त है, इंटेंजिबल है। अब ये भावना कैसे पैदा हो सकती है? लिखा है राष्ट्रवाद। इसीलिए जब हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, बोलते हैं राष्ट्रीय राज्य। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये राष्ट्रीय राज्य हैं। मतलब वहां ये सब है और फिर इन सबको जोड़ने के लिए कोई ना कोई तत्व है। अब ये बताओ, हम सब भारतीय हैं, है ना भाई? हमारे अंदर जो फीलिंग है, हम सबका हित एक है। अपने देश पर, हमारे देश की आन बान शान पर चोट आएगी तो मर मिटने के लिए हम भी तैयार रहेंगे। यही तो है भावना। अब ये भावना कैसे पैदा हो सकती है? कई कारणों से। राजनीतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण मैंने कल की क्लास में एक शब्द बोला था, आर्थिक राष्ट्रवाद। याद है धन की निगाह से? जब हमारे अंदर ये चेतना, भावना आने लगी कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हम सबको एक हो जाना चाहिए, तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी आर्थिक नीतियों के कारण हमारे अंदर चेतना आई, तो आर्थिक राष्ट्रवाद बन गया। बोलो, तिलक जी गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव शुरू करेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बन जाएगा। आजकल कभी कभी इन टर्मों से बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कभी हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात आती, धर्म के आधार पर जब ये सब निर्माण होने लगे, धार्मिक राष्ट्रवाद हो जाएगा। और जब तुम राजनीतिक संघर्ष किसी सत्ता के खिलाफ करते हो तो राजनीतिक राष्ट्रवाद होता है। क्लियर है? तो राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई है। ये यूरोप में एक कॉन्सेप्ट आया और उसको कहा गया पुनर्जागरण के बाद राष्ट्रीय राज्यों का उदय। और राष्ट्रीय राज्य का मतलब यही था कि अब धर्मतंत्र कमजोर हो, ये सारी चीजें हो और इन सबको बांधने के लिए कोई तत्व हो, इसीलिए नेशन स्टेट हुआ। अगर और डिबेट देखोगे, जर्मनी में भाषा है जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, है ना, बांधती है। कई ऐसे देश हैं जो राज्य राष्ट्र देखें, राष्ट्र राज्य ना होकर स्टेट नेशन है। कहा जाता है जहां पे मल्टीपोलैरिटी, मल्टीकल्चरिज्म हो, कई भाषाएं हो, कई बोलियां हो, कई धर्म हो, कई संप्रदाय हो, हर चीज में विविधता हो, तो वहां पर राज्य, और उसके बावजूद बाउंड्री सब बन गई, तो राज्य और फिर राष्ट्र एक तरह से समझौता होता है और वो स्टेट नेशन बनते हैं। जो कहीं भाषा आधार बन गई, कहीं संस्कृति आधार बन गया, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहां बहुत विविधता है, उन्हें स्टेट नेशन कहा जाता है। थ्योरेटिकली देखोगे तो भारत यहां ज्यादा आता है क्योंकि विविधता बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत की जो पहचान है, ना इधर ना उधर, वास्तव में भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है या सभ्य राष्ट्र है, जैसा वीएस नायपॉल लिखते हैं। क्योंकि बहुत सारी थ्योरी, बहुत विभेद होने के बावजूद भी
प्राचीन काल से ही कई ऐसे तत्व हैं जो हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो हम अमेरिकन हिस्ट्री की कॉपी के आधार पर ना कर लें। हमारी पहचान, हमारा निर्धारण थोड़ा अलग रहा है। अब इस राष्ट्रवाद की उत्पत्ति भारत में चेतना कैसे आने लगी कि हम सबके हित एक हैं, हम सब एक हैं और अंग्रेजों को पहले यहां से मार भगाओ, क्योंकि अब हमें स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है ना। एक शहर कहता है, दर्द जब हद से गुजर जाए तो गजल होती है ना? और इतिहास कहता है, शोषण जब हद से गुजर जाए तो विद्रोह होता है ना? वही करना है आपको, वही पढ़ना है आपको। तो राष्ट्र जो है, जो एंटिटी है, यह भावनात्मक इकाई है और राज्य एक भौतिक इकाई है, सामान्यतः माना जाता है। और जब यह राष्ट्र आपकी पहचान, आपके जीवन चर्या का भाग बन जाए, वाद माने विचारधारा, वाद माने विचार, जब राष्ट्र आपके विचारों में शामिल हो जाए तब वो राष्ट्रवाद है। और हमें जो पढ़ना है, कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आप में ये भावना आई, किन किन कारकों से हमारे अंदर ये भावना आई कि हम सबका शोषण हो रहा है और हमें इन अंग्रेजों को इस देश से बाहर उखाड़ फेंकना है, वही राष्ट्रवाद।